तो चलिएगा ज्योग्राफी का पहला नंबर सवाल को देखिएगा। और एक बात और आप लोग बाबू, आप लोग जब भी मेरे क्लास को करना बैठिए ना तो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और सारे सवाल को खुद से करने का सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, जो भी आप लोग यहाँ पे गलती करेंगे ना बाबू, वह सुधारने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखिए अपने आप को महामराठा रिवीजन के तौर पे करवाया हूँ आप लोग को, कि जो भी एक साल में आप लोग पढ़ाई की हैं वो अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। तो आप लोग बाबू सारे सवाल को खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल दिया गया है, क्या करें यहाँ पे कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं। तो किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, आप लोग को पता होगा। सारे सवाल को मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। एग्जाम के लिए रेडी हो चुके हैं कि नहीं, जल्दी से बताइएगा किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। तो गोंडवाना कोयला जो पाया जाता है ये झारखंड में पाया जाता है। कहाँ? झारखंड बाबू सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल को, ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। बताइएगा आप लोग, यहाँ पे सवाल करा कि भारत में पुनः जनगणना पहली बार कब हुई। और डेट वाले सवाल को एकदम अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि गलती आप लोग यही वाले सवाल में करते हैं। जल्दी से बताइएगा भारत में पुनः जनगणना जो पहली बार हुई थी ना, वह कब हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी हो गए। वह बाबू कब हुई थी, तो 1881 में। कब हुई थी? 1881 में भारत में पुनः जनगणना हुई थी पहली बार। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा, 3 नंबर सवाल हॉर्टिकल्चर संबंधित है। और आप लोग को एक बात और बतलाना चाहता हूं बाबू, आप लोग को इस क्लास में ना हाई लेवल लो लेवल सारे लेवल के सवाल करवाऊंगा। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा बताइएगा यहाँ पे अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, दम याद रखिएगा अच्छी तरह से, फल एवं सब्जी से। किससे? फल एवं सब्जी से संबंधित है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। बाबू यहाँ पे आप लोग को अभी आसान सा सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, आप लोग को धीरे धीरे देखिए हर सवाल का लेवल ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, लास्ट तक सिर्फ बने रहिए और सारे सवाल को कीजिए आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है? सारे बच्चों को पता होगा, एग्जाम में भी यह सवाल पूछे गए हैं। आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, जल्दी से बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। गलती कीजिएगा बाबू तभी यहाँ पे आप लोग को सुधारने का मौका मिलेगा। बताइएगा दो देशों का मध्य व्यापार क्या कहलाता है। काफी सारे बच्चे सवाल में गलती करते हैं। यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो है वह अंतरदेशीय व्यापार मार के आ जाते हैं, लेकिन बाबू गलती हो जाएगा। दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है ना, वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ये सवाल भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। जल्दी से बताइएगा, आसान सा सवाल है। खट्टे रसदार फलों की कृषि से संबंधित है। काफी सारे बच्चों को याद होगा, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह किससे संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि पूछे या अंगूर की खेती पूछे, ठीक है, याद रखेगा अच्छे तरह से। खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है ना, ये भूमध्यसागरीय कृषि से संबंधित है। किससे? भूमध्यसागरीय कृषि से। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं एग्जाम में। तो अच्छे तरह से बाबू, ठीक है, अच्छे तरह से यहाँ पे आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जितना भी पढ़ाई की है अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए, अंत तक पूरे सवाल को देखिए। आप लोग को लास्ट में हाई लेवल के भी सवाल करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए और टाइम होगा तभी आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, यहाँ पे अगला प्रश्न करा है कि बिग इंच संबंधित है। बिग इंच जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो बिग इंच जो संबंधित है ना, वह संबंधित है पाइपलाइन से। किससे? पाइपलाइन से। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है और आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में बाबू गेहूं उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वह कौन सा राज्य है? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। सारे सवाल को खुद से करते चलिए बाबू, यहाँ पे गलती कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही मौका है आप लोग को गलती करने का। यहाँ पे आप लोग सुधारिए अपने आप को, देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। आज इस क्लास में पता चलेगा कि कौन से बच्चे जो है वह कितने पानी में है, कितना बढ़िया तैयारी है, और कौन से बच्चे का बाबू बहुत बढ़िया तैयारी है, बेहतर तैयारी है, एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज यहाँ पे आजमा लीजिए।
यहाँ पे बताइएगा भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह कौन सा राज्य है? याद रखिएगा वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना वह गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी बार ये सवाल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ पे सवाल करें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। सवाल यहाँ पे कर रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत का पूरे जनसंख्या घनत्व जो था ना वह कितना था। तो इस सवाल को एकदम याद रखिएगा, याद रखिएगा। वो जनगणना से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक सवाल इस क्लास में शामिल है, हर चैप्टर का, ठीक है। तो अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को कीजिएगा। यहाँ पे जल्दी से बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? याद रखिएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करा 10 नंबर सवाल कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन है? जल्दी से बताइएगा, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है ना वह ग्रेट लेक्स से सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग है। कौन से? ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग, ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। तो दम याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आसान से सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। नहीं याद है रट जाइए सारे सवाल को, क्योंकि एग्जाम आप लोग के काफी नजदीक आ चुका है। नहीं पढ़िएगा बाबू तो एग्जाम कैसे दीजिएगा, ठीक है। तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा, काफी सारे गलती करके आ जाइएगा, ठीक है। तुक्का नहीं लगाइएगा, अभी भी वक्त है। जितना भी महामैराथन करवा रहा हूँ ना, सारे महामैराथन क्लास को अगर अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के चले जाते हैं ना तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट सवाल को ही मैं शामिल करता हूं, ठीक है। तो सारे महामैराथन क्लास को अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सवाल करें कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए आप लोग, बताइएगा जल्दी से। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जो पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना वह पदार्थ होता है कोको। क्या होता है? कोको होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल करें कि बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है वह कहाँ प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये सारे सवाल आसान है बाबू, ये सारे सवाल आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को हाई लेवल के भी सवाल करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग देखते जाइए। जल्दी से बताइएगा बांस डिप सिंचाई प्रणाली जो है वह कहाँ प्रसिद्ध है? याद रखिएगा मेघालय में। कहाँ? मेघालय में प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग एग्जाम में ना सारे सवाल और ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलती हो जाएगा बाबू। आप लोग मैथ के पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे आप लोग को काफी टाइम मिलेगा जिसमें आप लोग सारे सवाल और ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़कर कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि कोई कोई सवाल जो होते हैं ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। जल्दी से बताइएगा अभी, बताइएगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? पता होगा आप लोग को किस राज्य में? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत है यहाँ पे वह क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है ना वह उद्योग से भी होता है, मोटर वाहन से भी होता है और लाउड स्पीकर से भी होता है। ये तीनों से ध्वनि प्रदूषण होते हैं, तो याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा सवाल जनगणना से पूछा गया है। यहाँ पे सवाल क्या करा है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सवाल यहाँ पे करा है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, अधिक है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है ना भारत में वह है बिहार का। इसका? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो दम याद रखेगा। और कितना है? 1106 है, ये भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है? आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है? पता होगा आप लोग को किस फसल की खेती? तो चाय की खेती। चाय की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग का निर्माण जो है
वह सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? तो वह हुआ था जर्मनी में। कहा? जर्मनी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग पूरे साल अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं ना, तो आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि मैं जो सवाल करवा रहा हूँ वह किस लेवल का सवाल करवा रहा हूँ। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और इसी लेवल के सवाल एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार देखिएगा क्वेश्चन बैंक को उठाकर, ठीक है। इसी लेवल के सवाल हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक सारे सवाल को कीजिएगा, ठीक है। एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा बाबू, यही मौका है, पढ़ लीजिए, ठीक है। बचे हुए टाइम में अपने आप को दे दीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, यही मौका है आप लोग के पास। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? और यहाँ पे सवाल कह रहा है कि भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण जो बन गया है वह क्या कारण बन गया है? तो याद रखिएगा वह काम और रोजगार बन गया है। काम और रोजगार भारत में सबसे ज्यादा बाबू पुरुष का ये प्रमुख कारण हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, बताइएगा जल्दी से। ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, ठीक है। कम समय में कोशिश करूंगा आप लोग को सारे सवाल को कराने का। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस लेवल के सवाल में सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज के प्रकार है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? आध्यात्मिक खनिज के जो यहाँ पे प्रकार है वह कौन है? आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो आप लोग को पता होगा। जो बाबू आध्यात्मिक खनिज है यहाँ पे वह क्या है? तो अभ्रक है। सोना जो है ये धातु है, तांबा भी धातु है और चांदी भी धातु है। यहाँ पे सवाल करा है आधात्मिक, क्या करा है? आधातु के मतलब आध्यात्मिक, ठीक है। तो आधातु यहाँ पे आध्यात्मिक खनिज जो यहाँ पे है वह क्या है? अभ्रक। अभ्रक आप लोग देखे होंगे जिसको बाबू आप लोग गांव जवार में बोला जाता है क्या? बुरादा बोला जाता है, जिसमें अबीर में लगा के बाबू लगाया जाता है, बुरादा जो चमकता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो ये आधात्मिक यहाँ पे खनिज जो है वह है अभ्रक। बाकी ये तीनों जो है ना वह क्या है? तो धात्विक खनिज है। तरह का सवाल जब रहेगा एग्जाम में ना तो सारे ऑप्शन को अच्छे तरह से पढ़ कर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया आप लोग को, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा सोना जो पाया जाता है वह किस राज्य में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो दम याद रखेगा आप लोग। सोना जो सबसे ज्यादा पाया जाता है ना वह पाया जाता है कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में। दम याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है ये भी कमेंट में आप लोग ही बताइएगा, तभी मैं अगला क्लास करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आप लोग को इस वीडियो में करवा ही रहा हूँ और हिंदी, ये तीनों का महामैराथन आप लोग को दे दिया हूँ। अगला महामैराथन जो है वह किस सब्जेक्ट का है? आप लोग से एक ही अनुरोध रहेगा बाबू, सिर्फ अगर आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, तैयारी आप लोग का बेहतर नहीं है, तो आप लोग सिर्फ महामैराथन को अच्छे तरह से करके चले जाइए और सारे सवाल को याद कर लीजिए, रट जाइए सारे सवाल को। फिर आप लोग देखिए एग्जाम में काफी सारे सवाल आप लोग के यहाँ से नजर आएंगे। तो यही आप लोग को करना है, अगर तैयारी नहीं की है तब खाली महामैराथन क्लास को आप लोग करके चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा सवाल यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? हर एक लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? याद रखेगा चक्रीय संसाधन। कैसा? चक्रीय संसाधन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यहाँ पे सवाल बड़ा नहीं है बाबू, इसको पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आसान सा सवाल है। यहाँ पे सवाल करे कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यहाँ पे सवाल जो करा ना कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व जो कम है ना वह किस राज्य का है? ये सवाल यहाँ पे करा है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसको बाबू देखिए, पढ़ के देखिए एक बार कि वो सवाल मेरे लायक है कि नहीं, ठीक है, तभी पता चलेगा। नहीं पढ़िएगा, नहीं देखिएगा तो वो कैसे पता चलेगा? आप लोग देखते ही आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं, ठीक है। बताइएगा किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है ना वह सबसे कम है, न्यूनतम है, और सबसे ज्यादा बिहार में है, और कम जो है ना वह है अरुणाचल प्रदेश में। 2001 में जो जनगणना हुआ था ना उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है।
आप लोग को पता होगा ये सवाल पॉलिटी में भी पूछे गए हैं और आप लोग के ज्योग्राफी के पेपर में भी पूछे गए हैं। तो याद रखेगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था वह कब हुआ था? ये सवाल आप लोग को शायद मैं हिस्ट्री में भी कराया था, ठीक है, आप लोग को याद भी होगा। बताइएगा जल्दी से, सारे सवाल को करते चलिए बाबू, लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा मैं कि कितने सवाल को सही किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था ना, वह 1967 से 1968 के बीच हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 25 नंबर सवाल कि झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा, झील के चारों ओर बसा अधिवास जो है वह किस प्रतिरूप में आएगा? याद रखेगा, वृत्ताकार प्रतिरूप में। कैसी प्रतिरूप में? वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा बाबू। झील के चारों ओर बसा अधिवास, वहां के लोग, वहां के मकान, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। बताइएगा, कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यहाँ पे देश की बात कर रहा है बाबू। जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन देश है? किस देश में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है? तो याद रखिएगा, चीन में। चीन में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है बाबू, ठीक है। तो सिर्फ याद रखिएगा आप लोग कि चीन जो है ना वह चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। यहाँ पे सवाल करा है अगला ना कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सी फसल जो है वह नहीं बोई जाती है? पता होगा आप लोग को। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, कम समय में कोशिश करता हूं मैं आप लोग को कंप्लीट कराने का, और आप लोग भी मेरे साथ सारा सवाल को खुद से करते चलिएगा, ठीक है। खुद से करते चलिएगा और जो भी गलतियां यहाँ पे कीजिएगा ना उसको सुधारने का भी कोशिश कीजिएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? याद रखिएगा, गन्ना को। गन्ना को शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न करा है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? वो अभी आप लोग को सारा आसान सा सवाल करवा रहा हूँ, आगे देखिए आप लोग को हार्ड वाले सवाल भी नजर आएंगे। बताइएगा, धारावी मलिन बस्ती जो है वह किस नगर में स्थित है? याद रखेगा, किस नगर में? मुंबई में। धारावी मलिन बस्ती जो है ना वह मुंबई में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, सिगरेनी जो है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। सिगरेनी जो है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, कोयला के लिए। कोयला का भंडार वहां काफी है बाबू, ठीक है। सिगरेनी जो है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है और विद्युत उत्पादन के लिए। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा है ना कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? यहाँ पे सवाल क्या करा है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु जो है वह क्या है? खरीफ फसल जो है ना बाबू, उसका जो बोने उपजाने का जो टाइम है वह क्या है? तो आप लोग को पता होगा, खरीफ फसल में आता है बाबू क्या? चावल आता है। तो चावल का टाइम कब होता है? तो जून से सितंबर होता है। क्या होता है? जून जुलाई में बाबू ये चावल की बुनाई हो जाती है, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर में इसका कटनी भी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जून से सितंबर। दम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सवाल दिए गए, कह रहा है कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी की फसल जो पैदा होती है वह किस ऋतु में होती है? गर्मी में होती है बाबू की ठंडा में, बरसात में, कब होती है? बताइएगा। तो रबी की फसल किससे बोला जाता है? रबी फसल जिस फसल में बाबू क्या 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 होता है, तो गेहूं होता है, सरसों होता है, मसूर होता है, चना होता है, वह रबी फसल में आता है ये सब, ठीक है। ये सारे फसलें जो हैं वह रबी फसल में आता है। तो रबी की फसल जो पैदा होती है वह किस ऋतु में होती है? तो शीत ऋतु में, जो अभी के टाइम है बाबू। शीत गिरता है ना अभी के टाइम, तो अभी के टाइम ही होता है ये सारे फसल। तो शीत ऋतु में ही रबी की फसल पैदा होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य में है? जल्दी से बताइएगा। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा ना तो याद रखेगा सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या है ना वह सबसे कम है। दम याद रखेगा, यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जितना भी सवाल करवाऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। तो अच्छे तरह से हर एक सवाल को कीजिएगा और 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या करा है, करे बाबू सवाल यहाँ पे कि मसाई क्या है?
यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या करा है कि मसाई जो है ये क्या है। याद रखिएगा, मसाई जो है ना एक जनजाति है। क्या है? एक जनजाति है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। फिर यहाँ पे सवाल दिए गए बाबू, बताइए जल्दी से सारे ऑप्शन को पढ़कर कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। पता होगा आप लोग को। तो औद्योगिकरण से जो प्रदूषण होता है ना वह होता है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तीनों प्रदूषण औद्योगिकरण के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है ना कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा गेहूं। उत्तर भारत में रबी की फसल जो है ना वह है गेहूं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब से कब तक हुआ था। ये सवाल यहाँ पे करा है। याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बाबू हर साल प्रथम पंचवर्षीय योजना जरूर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956। ये याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल 11वीं पंचवर्षीय योजना कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2007 से 2012। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। करा यहाँ पे सवाल ना कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि खनन जो है ये किस प्रकार का क्रियाकलाप है। याद रखिएगा खनन जो है ना ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग दम मेरे साथ सारे सवाल को दम करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल करा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस राज्य का साक्षरता दर जो है ना वह सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है ना वह है केरल का। किस राज्य का? केरल का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा सवाल यहाँ पे डेट वाले पूछे गए हैं और ये सवाल एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल करा है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाबू किस वर्ष विश्व की, पूरे वर्ल्ड की मानव जनसंख्या जो है वह 6 अरब हुई थी। ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा जल्दी से। तो 6 अरब जो हुई थी ना मानव जनसंख्या वह हुई थी कब? तो 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। याद रखेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया करे कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, सहकारी कृषि जो है वो अधिक सफल कहाँ रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो बताइए जल्दी से। आप लोग तो मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। अब मैं सारे सवाल को एकदम फास्ट तरीके से करवाऊंगा और आप लोग को भी मेरे साथ करना पड़ेगा, ठीक है। करते चलिए, लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ? याद रखिएगा डेनमार्क में। कहाँ रही है? डेनमार्क में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या करा है, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वह कौन है। सबसे ज्यादा रबड़ जो है वह कहाँ होता है? याद रखिएगा मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो दम याद रखिएगा सारे सवाल को। आप लोग को एक बात और बताता हूं बाबू, यहाँ पे आप लोग के लिए सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग को हर सवाल पे फोकस करना है, हर सवाल को देखना है, ठीक है। तो बताइएगा, यहाँ पे सवाल करे कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप कौन सा है। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप जो है वह कौन सा है। तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से रट जाइए, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह है पर्यटन। क्या है? पर्यटन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्रियाकलाप है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा, अब आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवाल करवाता हूं बाबू। तो आप लोग सारे सवाल पे अच्छे तरीके से फोकस बनाए रखिएगा और सारे सवाल को अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल यहाँ पे करे कि ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे ना कि ग्रामीण जो गाँव के क्षेत्र जो है वह गाँव के जो वहाँ के निवासी हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वह बाबू मुख्यतः किस संलग्न में रहते हैं। याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाओं में। इसमें प्राथमिक क्रियाओं में। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सवाल यहाँ पे करे कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, सवाल क्या करे यहाँ पे कि बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा जल्दी से। तो बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है ना तो उसे बोला जाता है आयात। क्या बोला जाता है? आयात। याद कर लीजिएगा, सारे सवाल को रट जाइए आप लोग, जो सवाल याद नहीं है उसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो संघनन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ना वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी एशिया। ये सवाल भी पूछे जाते हैं तो अच्छे तरह से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, यहाँ पे अगला सवाल करा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो होता है ना वह किसके द्वारा होता है, किस वाहन द्वारा होता है, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो कोई भी बाहर से सामान मंगाया जाता है या वायु जाया जाता है ना तो वह समुद्र और वायु द्वारा, किसके द्वारा? समुद्र और वायु के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, हर एक सवाल को कीजिएगा, क्योंकि जितना भी सवाल यहाँ पे शामिल है ना वह सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, आप लोग को इतना फास्ट करवा रहा हूँ इसलिए बाबू कि कम समय में सारे सवाल को कंप्लीट करवा दूं। तो आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए। यहाँ पे सवाल करें कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नति राज्य जो है ना वह कौन सा राज्य है। याद रखिएगा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में, यहाँ पे बाबू कौन ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां साक्षरता दर जो है वह अधिक है, उच्चतम है, ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है बाबू, तो याद रखेगा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं 8। ठीक है, तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है? याद रखेगा लक्षद्वीप में। कहा? लक्षद्वीप में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे करा कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, हुगली जो है ना वह किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो आप लोग को पता होगा हुगली जो है वह एक प्रकार का नदी है जो कहाँ है, तो वह कोलकाता में है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है ना वो हावड़ा, क्या है? कोलकाता हावड़ा। क्या है बाबू? कोलकाता हावड़ा। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पे ही बना हुआ है, तो याद रखेगा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? कोलकाता हावड़ा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 50 नंबर सवाल को, 50 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। ये सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है वह कौन सा क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए और बताइए जल्दी से। तो ये 50 नंबर सवाल आप लोग के लिए है। तो आप लोग से अनुरोध यही रहेगा कि इस 50 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं हर एक क्लास में आप लोग के लिए एक सवाल देता हूं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना रहता है। तो आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे का सही आंसर आता है, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ही पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए भी आप लोग को मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और बाबू ये खाली ज्योग्राफी के पेपर में नहीं, पॉलिटी के पेपर में और हिस्ट्री के पेपर में पूछे गए हैं। बताइएगा, यहाँ पे सवाल करें कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस नदी पे है। याद रखिएगा यह है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 52 नंबर सवाल, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। तो दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र जो है ना वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बाबू दुर्ग लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को सारे ऑप्शन को पढ़कर इस सवाल को करना है, क्योंकि बाबू कोई कोई जो सवाल रहता है ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कह कि कॉफी उत्पादक राज्य है। कॉफी उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा राज्य है, बताइएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, सारे सवाल को करते चलिए। तो कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, वह है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी होता है बाबू। तो यहाँ पे आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस लेवल के सवाल हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि सुएज नहर जोड़ती है, सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, सुएज नहर जो जोड़ती है वह किनको जोड़ती है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, दम याद रखेगा आप लोग। सुएज नहर जो जोड़ती है ना, वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के बाबू लाइफ में कभी भी जीवन में लगे कि मैं किसके लिए पढ़ूं, तो बाबू एक बार आप लोग माता पिता के अपनी आंखों में झांक कर देखिएगा। वो आप लोग के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, वो आप लोग के कामयाबी के इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा कामयाब होगा। ठीक है, आप लोग देखिए, अपने अगल बगल देखिए कि उनके माता पिता कैसे हैं और मेरे माता पिता मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं मेरे पढ़ाने के लिए, वो क्या से क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो देखिए आप लोग, तब आप लोग को पढ़ने में जुनून आएगा बाबू। ठीक है, कोई मोटिवेशन काम नहीं देगा, सिर्फ आप लोग का जो मोटिवेशन है ना, वो घर में ही है। ठीक है, तो अपना मोटिवेशन अपने घर में झांक कर देखिए, तब पता चलेगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। ठीक है, माता पिता से बढ़ के कोई मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करेंगे, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। बाबू खेती के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पे वह कौन है। ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, बताइएगा कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। वह है मैदान। मैदान फील्ड रहेगा बाबू, तभी तो खेती किया जाएगा, खेत रहेगा तब है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मैं जो बातें बोलता हूँ ना बाबू, ये आप लोग के लिए बोलता हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है ना, वो पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे ही मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाबू ऐसे नहीं होता है, पढ़ने से ही होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ कि मोटिवेशनल कोई काम नहीं देगा, अपना मोटिवेशन अपने आप में ढूंढिए, अपने घर में ढूंढिए। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे सवाल करें कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना, वह संचार कहलाता है। क्या, संचार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 57 नंबर सवाल, अधिवास की लघुत्तम इकाई है। बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। जो सवाल याद नहीं है उसको रट जाइए, यही मौका है बाबू। यहाँ जितना आप लोग गलती कर सकते हैं, गलती के सुधार यहीं से होगा। तो जितना गलती कीजिए, जितना सुधारिए, एग्जाम में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा आप लोग, बताइएगा अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है। तो अधिवास की जो लघुत्तम इकाई है ना, वह है पल्ली। क्या है, पल्ली है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, सारे सवाल को करके जाइएगा। ठीक है, काफी सारे सवाल इस क्लास में शामिल है। बताइएगा, यहाँ पे सवाल जो करा है ना, करा कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखिएगा। ब्राजील के कॉफी बागान को जो कहा जाता है ना, वह फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। ये सवाल सारे बच्चों को याद होता है, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं। और ये सवाल आप लोग को बाबू इस फाइनल एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, दम याद रखेगा। और ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी होते हैं, तो याद रखेगा भी, जो बच्चे का याद नहीं है। करे कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी जो है वह कौन सी नदी है, वह है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। दम याद रखेगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है। आप लोग को ये सवाल पीछे भी मैं करवाया हूँ। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, कोयले का अधिक उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे, वह कौन सा राज्य है। तो कोयला जो सबसे ज्यादा होता है ना, वह होता है झारखंड में। कहाँ होता है, झारखंड में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करें कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे सवाल को याद रखिएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सारे सवाल गेसिंग किए गए हैं, तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को कीजिए आप लोग। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है ना, यह है बिहार में। कहाँ है, बिहार में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करा है ना कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। सवाल यहाँ पे कह रहा है ना, जो कह रहा है कि बाबू कि किस राज्य में पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा हैं, शिक्षितों का जो प्रतिशत है ना वह सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, केरल में। कहाँ, केरल में। यही सारे सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो दम याद रखिएगा। केरल में बाबू शिक्षितों का प्रतिशत जो है ना वह सबसे अधिक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
63 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 63 नंबर सवाल क्या करा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल और धान की खेती जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चावल और धान की जो खेती संबंधित है ना, वह गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। किससे? गहन निर्वहन कृषि से। याद रखेगा हर सवाल को, क्योंकि जितना भी सवाल करवाता हूं वह सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवाता हूं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाता हूं, इसीलिए मेरा क्लास जो है वह लेट आता है बाबू। ठीक है, सारे क्लास को आप लोग एकदम अटेम्प्ट कीजिएगा। जितना भी महामैराथन क्लास करवाऊंगा सारे क्लास को देखिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बताइएगा चावल धान की खेती संबंधित है किससे? गहन निर्वहन कृषि से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइएगा जल्दी से आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो है यहाँ पे वह कौन है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए तृतीयक क्षेत्र में कौन यहाँ पे आता है। आप लोग को पता भी होगा, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों से बाबू एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं 1 से 2, तो ध्यान में रखिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना यहाँ पे वह कौन है? तो वह है बाबू व्यापार। व्यापार जो है वह तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो याद रखेगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ बाबू, तो अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। जो सवाल याद नहीं है उसको सिर्फ आप लोग रट जाइए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। सवाल यहाँ पे क्या करा है? जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे ज्यादा है वह कहाँ है? दम याद रखेगा, अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सबसे ज्यादा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो ये सवाल को भी दम याद रखेगा। याद है तो बहुत बढ़िया है बाबू, इस क्लास में रिवीजन कर लीजिए और एक बार देख लीजिए सारे सवाल को और खुद से कीजिए और देखिए कि मैं कितना पानी में कितने सवाल को यहाँ पे मैं कर पाता हूँ। यहीं से बाबू आप लोग का अंदाजा लग जाएगा कि आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं। सवाल यहाँ पे करे डिगबोई कहाँ है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि डिगबोई जो है कहाँ है? और डिगबोई तेल शोधक कारखाना है बाबू, तो ये कहाँ है? याद रखेगा असम में। कहाँ है? असम में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, आसान सा सवाल दिए गए एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखेगा आप लोग। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाबा बुदन पहाड़ी है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये कहाँ है? याद रखेगा कर्नाटक में। बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और लास्ट तक बाबू सारे सवाल को देखिएगा, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर इस क्लास को पूरे अंत तक करके चले जाइएगा ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सवाल का रहना कि कौन है नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि पूर्वी भारत में बाबू जो नदी बेसिन जो है वह कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो नदी बेसिन जो पूर्वी भारत में है ना, वह है महानदी। कौन सी? महानदी बेसिन है ये पूर्वी भारत में। इसके अलावा और भी होते हैं बाबू, याद रखेगा सिर्फ आप लोग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। ठीक है, ये सारे बेसिन जो है ना ये पूर्वी भारत के हैं। ठीक है, और महानदी भी है। तो याद रखेगा, यहाँ पे आप लोग को डिटेल में मैं नहीं करवा सकता हूँ, रिवीजन के तौर पे मैराथन दिया हूँ आप लोग को कि अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे कि इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है ना वह सबसे ज्यादा है, ये सवाल करा है। तो बताइएगा जल्दी से। तो प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जब भी पूछे ना बाबू, तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या है कि संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि संचित क्षेत्रों में मृदा मिट्टी निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो मृदा निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना वह है मृदा लवणता। क्या है बाबू? मृदा लवणता। याद रखेगा, काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है ये कहाँ अवस्थित है? तो याद रखेगा भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, वो आप लोग को याद भी होगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग को याद भी होगा, मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है?
और एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग का हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में बाबू कितना बढ़िया तैयारी है। आप लोग का मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे का इंग्लिश में बाबू प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग को बताता हूँ, इंग्लिश का क्लास चल रहा है बाबू स्टडी बोर्ड पॉइंट पे, ठीक है। उस चैनल पे जाइए और वहां से अच्छे तरह से इंग्लिश और हिंदी को बाबू अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग को वहां पे ना महामैराथन के तौर पे मैं हिंदी व्याकरण का क्लास दिया हूँ, उसमें 100 सवाल करवाया हूँ और सारे सवाल को करने का तरीका बताया हूँ कि किस तरह से एग्जाम में बाबू आप लोग को हिंदी व्याकरण के सवाल को करना है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और हिंदी व्याकरण के महामैराथन क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइए वहां से देख लीजिए, ठीक है। वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में आप लोग को वही लेवल का सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर उस क्लास को देख लीजिएगा ना हिंदी व्याकरण के, तो वहां बाबू बुक से ज्यादा आप लोग हिंदी व्याकरण के सवाल को कर कर आ जाइएगा, क्योंकि उसमें हर एक सवाल को बताया हूं कि किस तरह से ये सवाल बनते हैं, कैसे बनाएंगे। तो आप लोग जरूर उस चैनल से जाइए, जुड़िए और अच्छे तरह से एग्जाम से पहले तैयारी कर लीजिए बाबू, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप लोग सभी को पता होगा, बताइएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैट जेल को, इनको रैट जेल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 73 नंबर सवाल, पनामा नहर जोड़ती है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, पनामा नहर जो जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? याद रखिएगा, पनामा नहर जो जोड़ती है ना, वह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, इसको प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से कि बाबू यहाँ पे किसकी खेती करने से बुआई के समय कम तापमान चाहिए, न्यूनतम तापमान चाहिए। तो याद रखेगा वह है गेहूं। गेहूं के बुआई में ना बाबू यहाँ पे कम तापमान चाहिए। आप लोग देख सकते हैं बाबू कि गेहूं जो है ना ये ठंडी के दिन में बुनाता है, पता होगा आप लोग को। तो तापमान कम किसको चाहिए? तो गेहूं को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, आप थोड़ा सा बाबू लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है, सवाल का। देखिएगा यहाँ पे सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कौन जो है वह मानव के बाबू मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए, इस लेवल के सवाल में ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो बाबू जो मानव की आवश्यकता से संबंधित जो यहाँ पे नहीं है ना, वह है परिवहन। क्या परिवहन नहीं है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कृषि ये मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खेती नहीं होगा बाबू तो आप लोग खाइएगा कहाँ से? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव के लिए। गृह निर्माण, घर भी बहुत जरूरी है, और वस्त्र उद्योग भी बहुत जरूरी है बाबू, कपड़ा भी, ये तीनों सबसे ज्यादा जरूरी है। जो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है बाबू मानव को, वह परिवहन। अगर गाड़ी मोटर नहीं रहेगा भी तभी हम लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, अगर ये तीनों सुविधा मिल जाए तब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी लेवल के सवाल में आप लोग गलती करते हैं, तो इस लेवल के सवाल में आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइए अगले सवाल का आंसर क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। यहाँ पे बताइए कि रोपण फसल जो नहीं है वह कौन नहीं है। पता होगा आप लोग को गेहूं जो है ना, इसका रोपाई नहीं होता बाबू, इसका बुनाई होता है, ठीक है। तो ये रोपण फसल नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, यूरेनियम जो है वह किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। याद रखेगा धारवाड़ चट्टानों में, इसमें धारवाड़ चट्टानों में बाबू यूरेनियम पाया जाता है, इसको भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आप लोग को पीछे भी मैं करवाया हूँ और एग्जाम में भी ये सवाल काफी बार पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, जनगणना से यहाँ पे सवाल दिया गया है। करें यहाँ पे सवाल कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आप लोग के पीछे भी करवाया था मैं कि बाबू 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार बिहार का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व जो है ना, वह कितना था? तो वह था कितना? 1106। एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होती है। सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि भारत में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन जो होती है वह किस राज्य में होती है। याद रखिएगा वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा होती है भारत में, ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं जो क्लास करवाता हूँ उसमें मजा आता है कि नहीं आता है करने में। और जितना सवाल यहाँ पे है सारे सवाल को याद भी कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है।
सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र जो है यहाँ पे वह कौन से क्षेत्र है, तो पता होगा आप लोग को, वह स्वच्छता भी है, संसाधन भी है और शिक्षा भी है। ये तीनों होना चाहिए बाबू मानव के विकास के लिए, ठीक है। स्वस्थ भी और संसाधन भी, कोई भी हर चीज का संसाधन भी और शिक्षित भी होना चाहिए। ये तीनों बाबू मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या करा है, यहाँ पे कौन जो है बाबू वह एकल कृषि में नहीं आता है। तो एकल कृषि में कौन नहीं आता है, वह मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब होता है वह मिश्रण, ठीक है, उसमें 2-3 कृषि और मिक्स है, ठीक है। तो कौन से यहाँ पे ऐसा कृषि जो है वह एकल कृषि में नहीं आता है, वह मिश्रित कृषि नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम में बहुत ज्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल, नॉर्मल सा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर अच्छे तरह से पढ़ाई कर लीजिएगा ना, दिक्कत नहीं होगा 1% भी नहीं, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे देखिएगा क्या करा है अगला सवाल कि डॉक्टर महबूब उल्लाह मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल्लाह जो थे ये कहाँ के निवासी थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेगा पाकिस्तान के, कहाँ के, पाकिस्तान के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। यहाँ पे सवाल करा है कि यहाँ पे बाबू कौन जो है वह पीने वाला फसल है, पेय फसल है। तो आप लोग को पता होगा चाय और कॉफी, चाय और कॉफी जो है ये बाबू दोनों जो है ये पेय फसल है, पीने वाले फसल है। आंसर क्या होगा, दोनों, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करें अगला सवाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें कि कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किससे लेते हैं, बताइएगा। कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किससे लेते हैं, आप लोग को बताया भी था पिछले वाले क्लास में। तो कृषि के अंतर्गत जो हम लोग लेते हैं ना, वह फसलों उत्पादन को, पशुपालन को और मत्स्य उत्पादन को, ये तीनों के बाबू कृषि के अंतर्गत रखा जाता है प्रथम क्षेत्र में। ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है ना कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंदिरा गांधी नहर में किस नदी से पानी प्रवाहित होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा किस नदी से, ब्यास और सतलुज नदी से। ब्यास और सतलुज नदी से बाबू इंदिरा गांधी नहर में पानी प्रवाहित होता है। तो इसको भी याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस क्लास में बाबू सारे बुक का प्रश्न है, ठीक है। हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल है, तो अंत तक पूरे सवाल को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल करे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कौन से राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। पीछे भी आप लोग करवाया था बाबू। तो तेल जो सबसे ज्यादा जो है ना, तेल क्षेत्र जो है ना, वह है बाबू असम में। कहा, किस राज्य में, असम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे करे कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। सवाल क्या करें यहाँ पे कि किस राज्य में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा बाबू, सबसे अधिक जो साक्षरता दर जो है ना, वह है केरल में। कहा, केरल में, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 88 नंबर सवाल दिए गए आप लोग को। सवाल यहाँ पे करें कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 2001 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या था वह कितना था। तो याद रखिएगा हुआ था 102.8 करोड़। कितने, 102.8 करोड़ थे बाबू 2001 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार पूरे भारत की जनसंख्या। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल पूछे गए एग्जाम में। सवाल यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। सवाल यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कौन सा जो क्षेत्र है वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, बताइएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सारे आप लोग को याद भी नहीं होंगे। आप लोग ये सारे सवाल पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। जिन बच्चे का तैयारी काफी बढ़िया है बाबू, याद है, वो सिर्फ रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे अच्छे तरह से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। तो बताइएगा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वह यहाँ पे कौन नहीं है। तो वह है दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पे कर रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कौन जो है वह सांस्कृतिक नगर है। तो आप लोग को पता होगा इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सांस्कृतिक नगर जो यहाँ पे है ना, वह है बाबू जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे? 91 नंबर सवाल, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? रेडियर जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रेडियर जो है ना बाबू, ये पाया जाता है टुंडा में। किस क्षेत्र में? टुंडा क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करें? अगला सवाल करे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कौन सा देश जो है वह विकासशील है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। और इस लेवल के सवाल में आप लोग ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो विकासशील है? तो याद रखिएगा वह है बाबू नाइजीरिया। कौन सा देश? नाइजीरिया जो है वह विकासशील देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वो 2001 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वह कितना प्रतिशत जो है ना वह अशिक्षित मतलब अनपढ़ थी। ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। और जनगणना से काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारा सवाल यहाँ पे शामिल है, तो अच्छे तरह से कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बाबू जो अशिक्षित जो प्रतिशत थी ना, वह थी 35%। कितने? 35% जो लोग थे वह अशिक्षित थे बाबू, अनपढ़ थे। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करा कि प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है वह उत्तरदायी है। बाबू जो सवाल याद नहीं है ना उसको याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो उत्तरदायी है ना, वह प्रवास के लिए, किसके लिए? प्रवास के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करें कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? सवाल क्या करें यहाँ पे कि किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? तो सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है ना वह जल प्रदूषण के कारण होती है। किससे? जल प्रदूषण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा बाबू। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है, तो आप लोग अच्छे तरह से पढ़िए अभी। ठीक है, तो जो प्रदूषण होती है ना सबसे ज्यादा, वह जल से होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है? करा कि नौपटा अस्तित्व में आया। नौपटा जो है वह अस्तित्व में कब आया? ये सवाल यहाँ पे करा है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये 1994 में। डेट वालों को याद रखिएगा। नौपटा जो है ना ये अस्तित्व में आया था कब? 1994 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं ना कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? इनमें से कौन जो है वह मानव विकास का सामाजिक सूचक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो मानव विकास का सामाजिक सूचक जो है ना वह है साक्षरता। क्या है बाबू? साक्षरता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वह कौन सा देश है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू। ठीक है, पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है ना वह है यमन। कौन सा देश है? यमन है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा गैस है ना बाबू उसको प्रदूषक नहीं माना जाता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, तो बताइएगा जल्दी से। इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्योग्राफी के ही सवाल है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग। तो निम्नलिखित में से किससे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? याद रखिएगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये प्रदूषण नहीं फैलाता है बाबू। ठीक है, ये कुछ चीजों के लिए काफी लाभदायक भी होता है, जैसे पेड़ पौधा के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट सवाल है बाबू। आज की इस क्लास में आप लोग को 100 ही सवाल करवाऊंगा। ठीक है, एग्जाम से एक दिन पहले ही मैं आप लोग को ज्योग्राफी का ढेर सारे सवाल दे दूंगा। उसमें बाबू पूछे गए सवाल, बुक से रिलेटेड सवाल सारा शामिल रहेंगे। सिर्फ आप लोग उस क्लास को देखकर चले जाइएगा, अगले दिन एग्जाम दीजिएगा ज्योग्राफी के, तब आप लोग को पता चल जाएगा। वहां से काफी सारे सवाल नजर आएंगे बाबू एग्जाम में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग 100 ही सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि 100 में बाबू कितने बच्चे का कितना बढ़िया स्कोर आया है। तो आप लोग से अनुरोध यही है
कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है वह 100 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, वो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मैं जब यहाँ इतना सही कर रहा हूँ तो एग्जाम में भी इतना सही कर लूंगा। ठीक है, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे कितने पानी में है। तो अपना स्कोर बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो बताइएगा। यहाँ पे 100 नंबर सवाल को भी देख लीजिए। यहाँ पे सवाल करे कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जो जोड़ती है वह किसको जोड़ती है? तो याद रखेगा जर्मनी को नीदरलैंड से। इसको जर्मनी को नीदरलैंड से राइन जलमार्ग जोड़ती है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग स्टडी बोर्ड पॉइंट्स अभी तक नहीं जोड़े बाबू, तो जल्दी से जुड़ जाइए और बचे हुए टाइम में अच्छी तरह से मेहनत कर लीजिए। वहां पे इंग्लिश का और हिंदी का बाबू संपूर्ण तरीका से तैयारी वहां पे चल रहा है। ठीक है, आप लोग को जल्द ही मैं वहां पे महामैराथन क्लास दे दिया हूँ हिंदी व्याकरण के। जो भी बच्चे वो हिंदी व्याकरण के महामैराथन देख लेंगे ना, उनको हिंदी व्याकरण बनाने आ जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व करने आ जाएगा। तो जाइए और जल्दी से महामैराथन क्लास के हिंदी व्याकरण के देख लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। ठीक है, इसी धमाके के साथ। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।